ये आपको रिलैक्स भी करेगा, क्योंकि उस समय आप अपने जो ऑफिस की टेंशन है उसको थोड़ा भूल कर बाहर आएंगे। आप एक नई चीज पर, आप हिंदी के ऊपर, भाषा के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को मालूम होगा कि संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। ये भी आपको शायद मालूम होगा कि इसके लिए संविधान सभा में 3 दिन काफी गहमा गहमी हुई, काफी चर्चाएं हुई। सभी विद्वानों के अलग अलग विचार थे। कुछ कह रहे थे कि इसको राष्ट्रभाषा बनाया जाए, कोई किसी और भाषा के लिए बात कर रहे थे। पर ये अच्छा है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर को 1949 को। इसीलिए हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद एकदम से तो कुछ ज्यादा नहीं हुआ होगा जो हम समझते हैं। इंग्लिश में काम हो रहा था, केंद्र सरकार के कार्यालयों में चलता रहा होगा। उसके बाद एक मुख्य पड़ाव आया था 1963 में अधिनियम, जिसमें ये पहली बार अनिवार्य किया गया द्विभाषी होना, 14 प्रकार के दस्तावेजों का द्विभाषी होना। तो जो मैं सोचती हूँ कि उसके बाद सभी मंत्रालयों में, उपक्रमों में ये एकदम हुई होगी कि भाई अनुवादक लाओ, क्योंकि अब आपको कोई भी जो ऑर्डर निकालना था वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में निकालना अनिवार्य था। तो जो मैंने सुना है कि उस समय मंत्रालयों में जो कर्मचारी हिंदी जानते थे उनको अनुवादक के रूप में उनसे काम कराना शुरू किया और धीरे धीरे ये बढ़ता गया। उसके बाद देखा गया कि भाई इसमें और अधिक गंभीरता लाने के लिए 1968 का जो संकल्प निकला कि राजभाषा के संबंध में एक पूरा व्यापक कार्यक्रम प्रतिवर्ष बनाया जाएगा और उस कार्यक्रम की समीक्षा कर उसे संसद के पटल पर रखा जाएगा हर साल। उसी के क्रम में संसदीय राजभाषा समिति बनी। तो इस प्रकार ये धीरे धीरे दायरा बढ़ने लगा कि जो काम हिंदी में हो रहा था उसकी भी समीक्षा की जाने लगी। मतलब उसमें पहले कुछ लक्ष्य दिए गए और उसके बाद उसकी समीक्षा भी होने लगी और वो प्रतिवर्ष हम संसद के पटल पर भी रखते हैं। 1975 में राजभाषा विभाग बना। 1976 में नियम आए राजभाषा के, जिसमें क ख ग क्षेत्र को भी परिभाषित किया गया। लेकिन उसमें जो 12 है, धारा 12 है, वो ये कार्यालय प्रमुख की जिम्मेदारी बनाती है कि वो राजभाषा के संबंध में जो भी कार्यक्रम होने हैं उन पे कार्रवाई करे और प्रगामी प्रयोग के लिए प्रोत्साहन दे अपने नीचे कर्मचारियों को, अधिकारियों को।